नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज आपके लिए एडिटोरिया करंट अफेयर का महासीरीज चला रहा है, जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर पिछली वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार तक देख लिए थे, यानी टॉपिक नंबर 24 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं 24 के बाद टॉपिक नंबर 25 और टॉपिक नंबर 26। मात्र 2 टॉपिक आज देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 तथा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। केंद्रीय बजट 2023-24, चलिए देखते हैं इसको। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला मौका है महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ब्रैकेट में पीएम विकास। आगे देखते हैं पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हरित विकास जो विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 करोड़ 45,03,97 करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,97 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 18,07,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 45,03,97 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च होने का अनुमान है 35,02,136। पूंजीगत खर्च होने का अनुमान है 10,09,59 करोड़। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न घाटा और 2023-24 का अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है, यानी कुल 17 परसेंटेज सबका देख लेते हैं, कुल बजट में अपना निकाल लेने। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। ध्यान रहे कि हम लोग वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट देख रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5
परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों का जीएसडीपी में के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख यानी 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार ऊर्जा लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं रुपया कहाँ से आता है। रुपया बजट शीर्ष 6 मद से आता है। देखते हैं कौन कौन सा मद है। उधार एवं अन्य देयताओं से 34% आता है। माल और सेवा कर से 17% आता है। निगम कर से 15% आता है। आय कर से 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 4% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है और सीमा शुल्क से 4% आता है। अगला रुपया कहाँ को जाता है, यह रुपया कहाँ जाता है। ब्याज अदायगी पर 20% सबसे अधिक। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 9%। केंद्र प्रायोजित योजना पर 9% और रक्षा पर 8% जाता है। रक्षा पर 8% जाता है। आगे चलते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। देखते हैं सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं। पहला प्राथमिकता है समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति। छठा युवा शक्ति है। सातवां है वित्तीय क्षेत्र। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्राथमिकता 1 समावेशी विकास। इसका उद्देश्य क्या है। कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी। 22,000 करोड़ रुपये के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी के फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्धता बढ़ाना। आगे है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया समावेशी विकास के तहत। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध विकास कार्यक्रम। अगला केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम का बजट भाषण में दिया। श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे निर्यातक है। भारत श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपये निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगा। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। तो अगला है स्वास्थ्य तथा शिक्षा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातियों की क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कार्रवाई की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिकता 2, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में साधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। आगे है, पीएम आवास योजना के लिए प्रव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेख का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्ति को जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी शहरी अवसंरचना विकास कोष के लिए। आगे देखते हैं, प्राथमिकता 4 के अंतर्गत है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शिक्षक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से नई ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा।
एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। आगे है एमएसएमई एमएसएमई बड़े व्यवसायी और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। प्राथमिकता 5 है हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन संगतता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्कर्षण और ग्रिडिंग एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पोषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम। रसायन उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण विकास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अब है प्राथमिकता 6। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना 4 शुरू की जाएगी। इस योजना की इंडस्ट्री 4 जैसी कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्य में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित की जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य है: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना को सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर की व्यवस्था की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.14 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख रुपये नगद हस्तांतरण, प्रति व्यक्ति आय दोगुना से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपया हो गई है। अगला है व्यक्तिगत आयकर। पर्यटन।
चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्य को घरेलू विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन उद्यमता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। प्राथमिकता 7 है वित्तीय क्षेत्र। प्राथमिकता 7 अब हम लोग देखते हैं वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपया से बढ़कर 30 लाख रुपया कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट अब देख लेते हैं, पूरा जो डिटेल से देखें उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। मोबाइल फोन का उत्पादन पिछली वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्य आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। अगर केंद्रीय बजट 2023-24 ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण लगा। PM जन धन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाता खोले गए। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.14 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण हुआ। प्रति व्यक्ति आय दोगुना से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपया हो गई है। व्यक्तिगत आयकर नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया और कुछ छूट की सीमा को बढ़ावा 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वार्षिक आय में देखते हैं 0 से 3 लाख में शून्य वार्षिक आय पे कर की व्यवस्था जो है 0 से 3 लाख रुपया पर शून्य लगेगा कर, 3 से 6 लाख पर 5% कर लगेगा, 6 से 9 लाख पर 10% लगेगा, 9 से 12 लाख पर 15% लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% लगेगा और 15 लाख के ऊपर जो होगा उस पर 30% का कर लगेगा। आगे देखते हैं
प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक का मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगियों के लिए 15,000 तक की ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% घटाकर 25% किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम दर 39% की जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना 75,590 करोड़, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, मनरेगा पर 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर व्यय परिवहन पर व्यय 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़, शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। बजट 2024 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप 5 रक्षा मंत्रालय पर 5.94 लाख, सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2,70,000 करोड़ 70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2,06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय पर 1.96 यानी 1.96 लाख करोड़ रुपया का व्यय हुआ। आगे देखते हैं क्या है। आगे है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखते हैं। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2023 है, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 रखा है। कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना कब तक, तो 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024 तक। पहले लक्ष्य 2022 तक निर्धारित था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों को 50% कम करना कब तक, तो 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 बनाने का लक्ष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन 2025 इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। कब तक, तो 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक, तो 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 तक। भारत नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा 2070 तक। धन्यवाद। इसी के साथ क्लास आज का समाप्त होता है।